अब हम पढ़ेंगे, अब हम लॉर्ड सभा की आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। लॉर्ड सभा की आलोचनाएं। आलोचक ऐसे हैं जो लॉर्ड सभा के अस्तित्व को सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि लॉर्ड सभा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉर्ड सभा जो है वह एक प्रजातांत्रिक है। उसका चुनाव के द्वारा उसके जो मेंबर है उनका चुनाव नहीं किया जाता है, जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं। इसीलिए ये एक प्रजातांत्रिक संस्था है, इसीलिए इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। तो पहली आलोचना है, लॉर्ड सभा अप्रजातांत्रिक है। अप्रजातांत्रिक क्यों है? क्योंकि लॉर्ड सभा जो है इसमें जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है। इसकी सदस्यता का जो आधार है वो वंशानुक्रम के आधार पर है। यह लोकतंत्रीय प्रणाली के पूर्णतया विरुद्ध जो है वो माना जाता है। ये लॉर्ड सभा की आलोचना है। दूसरा है धर्मपतियों का गढ़। धनपतियों के गढ़ से तात्पर्य है कि धनिक लोगों का इसमें वर्चस्व रहता है, आधिपत्य रहता है। जो पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं वही लॉर्ड सभा में सदस्य बनते हैं, चाहे वो चर्च के अधिकारी हो, चाहे वो राजा के सगे संबंधी हो, राजा द्वारा नियुक्त पीयर हो, या फिर वंशानुगत आधार पर जो चुने जाते हैं। सभी लोग समाज के, नगर के वो हों, सभी जो है वो धन के आधार पर इनका चुनाव होता है। पूंजीपतियों के स्वार्थों का प्रभाव जो है वो इस सदन में हमेशा दृष्टिगोचर होता रहता है। अगला है अंधकारवादियों का प्रभुत्व। अंधकारवादियों का प्रभुत्व यानी कि सामंती तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण यह सदन सदा ही प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता है। अनुदार दल की सरकार बनने पर यह कोई रुकावट नहीं डालता, परंतु मजदूर दल या उदार दल की सरकार बनने पर प्रगतिशील कानूनों के पास होने में ये दल जो है वो रुकावट डालता है। लॉर्ड सभा का कार्य यह देखना है कि रूढ़िवादी दल का प्रभुत्व जो है वो सदा बनता रहे, चाहे सरकार उसकी हो या ना हो। यानी कि सिर्फ अपनी अंधकारवादी की नीतियां हैं, उदारवादी नीति नहीं है। जनता के कल्याण से ज्यादा ये पूंजीपतियों के फेवर में कानूनों का निर्माण चाहते हैं, चाहे उनकी सरकार हो या ना हो। अगला है प्रगतिशील कानूनों में बाधा।
ये जो लॉर्ड सभा है ये निष्पक्ष नहीं है, जो कि अपने समय के लोकमत के स्वतंत्र दृष्टिकोण को अपनाती है। लॉर्ड सभा जो है वो अपने फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कानून जो है जो ब्रिटेन के अंदर विकास करते हैं, उन कानूनों को अपने अनुदारवादी नीतियों के कारण उन्हें रद्द करवा देती है और उन्हें रोक भी सकती है। तो इसीलिए इसकी आलोचना की जाती रही है। अगला है पांचवा जो पॉइंट है वो है सदस्यों की उदासीनता। जनता के कल्याण के लिए या शासन व्यवस्था को देखते हुए लॉर्ड सभा के सदस्य जो है उनकी उदासीनता दिखाई देती है। वो उदासीन होकर क्यों कार्य करते हैं? उदासीन होकर लॉर्ड सभा के सदस्य इसीलिए कार्य करते हैं क्योंकि लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं ये वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं। जनता का कोई दबाव इनके ऊपर नहीं होता, जनता का कोई इनके ऊपर बाध्यता नहीं होती है, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है कि ये जनता इनको अगली बार वोट नहीं देगी, इसीलिए इन्हें जनता के भले के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा कोई नियम जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। इसीलिए लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं ये उदासीन प्रवृत्ति के माने जाते हैं। उम्र में ये बड़े होते हैं, चर्च के अधिकारी जो पीयर होते हैं राजा के, वो भी बड़ी उम्र के होते हैं। इसलिए ये लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य अपने विधायन कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। ये सदन की कार्यवाही में भी कोई खास रुचि नहीं रखते हैं। सैकड़ों सदस्य ऐसे हैं जो लॉर्ड सभा में जबान तक नहीं खोलते। एक बार तो एक सदस्य को द्वारपाल ने सदा भवन में घुसने नहीं दिया क्योंकि वह नहीं जानता था कि वो लॉर्ड सभा का ही सदस्य है। इसीलिए इनकी सदस्यता जो है वो ना के बराबर ही है और ये कोई रुचि जो है वो सदन की कार्यवाही में नहीं रखते हैं। लास्ट है इसमें शक्तिहीन सदन। शक्तिहीन सदन, लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं उनके पास भी कोई खास शक्ति नहीं है क्योंकि लॉर्ड सभा के पास स्वयं के पास कोई शक्ति नहीं है। लॉर्ड सभा जो है एक शक्तिहीन सदन के रूप में कार्य करता है। इस सदन को कोई शक्ति नहीं दी गई है। ये जो सदन है वो लॉर्ड सभा वो अशक्त की भांति हो गया है। पिछले कुछ जो 1949 और 1911 का अधिनियम है इनके पास होने के बाद ये अशक्त हो गए हैं। अब इसके पास धर्म विधेयकों को रोकने की केवल 1 मास तक और साधारण विधेयकों को रोकने की शक्ति 1 वर्ष तक रह गई है। इसलिए ऐसे शक्तिहीन सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत नहीं होता तो वह उपद्रवी है, यदि सहमत होता है तो व्यर्थ है। इसलिए लॉर्ड सभा जो है उसकी जो उपयोगिता है वो ना के बराबर है और विचारकों ने उसकी समय समय पर आलोचना भी की है। तो ये लॉर्ड सभा की आलोचनाएं हैं जिनका अध्ययन हम कर रहे हैं। नोट कर लीजिए आप इन्हें। एग्जाम में अगर लॉर्ड सभा आता है तो आपको डिटेल में इसे बताना होगा। लॉर्ड सभा की आलोचना। लॉर्ड सभा अप्रजातांत्रिक है। यह धनपतियों का गढ़ है, यानी पूंजीपति लोग जो हैं वो इसमें होते हैं। अनुदारवादियों का प्रभुत्व रहता है इस दल में। प्रगतिशील कानूनों में बाधा उत्पन्न करते हैं। सदस्यों की उदासीनता रहती है। शक्तिहीन सदन के समान ये कार्य करता है। तो इसलिए ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके जो आलोचक हैं उन्होंने लॉर्ड सभा के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, प्रश्न चिन्ह लगाया है कि ऐसे शक्तिहीन और अनुपयोगी सदन को समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है लॉर्ड सभा की उपयोगिता। आलोचना के बाद आवश्यक नहीं है कि हर चीज की आलोचना की जाए। अगर
सदन में, जिसमें कि मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होती है, कि उसे भय बना रहता है कि उसके द्वारा अगर नियमों को या निर्णयों को लेने में कोई लापरवाही बरती गई तो उसका कोई निरीक्षक है, मौजूद है, जो उस पर आपत्ति जता सकता है। अगला है लॉर्ड सभा की उपयोगिता। लॉर्ड सभा की उपयोगिता। लॉर्ड सभा में अनेक दोष होते हुए भी यह सदन जो है वो पूर्णतया निरर्थक नहीं है। मजदूर दल में भी लॉर्ड सभा की उपयोगिता मानने वाले सदस्य हैं। इसकी उपयोगिता के निम्न कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण लॉर्ड सभा को उपयोगी बताया जाता है? पहला है लोक सदन की निरंकुशता पर भी प्रतिबंध। लॉर्ड सभा के द्वारा जो पहली उपयोगिता बताई गई है लॉर्ड सभा की विचारकों के द्वारा वो ये है कि लॉर्ड सभा जो है वो लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध भी लगाता है। लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने का कार्य लॉर्ड सभा का है। लोकतंत्र की सबसे प्रमुख आवश्यकता ये है कि व्यवस्थापन पर किसी एक दल या संस्था का अधिकार नहीं हो पाए, यानी कि कानून जो है वो किसी एक सत्ता या संस्था या एक दल के द्वारा न बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवस्थापिका यानी कि संसद जो है वो द्विसदनात्मक हो, यानी संसद के 2 सदन होने चाहिए। इसीलिए ब्रिटिश संसद के भी 2 सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा, जिससे कि लोक सदन जो है वो निरंकुश ना हो जाए, अधिनायक ना बन जाए। इसीलिए दूसरा सदन जो है वो व्यवस्थापन कार्य की देखभाल करता रहता है। ब्रिटेन में न तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है और न ही लिखित संविधान है। इसलिए लोक सदन की शक्तियों पर कोई अंकुश ही नहीं है कि लोक सदन कोई कानून बनाएगा तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा को बना दिया गया है जिससे कि वो उस पर निगरानी रखेगी कि लोक सदन जो कानूनों का निर्माण कर रहा है वो सही है या नहीं है। तो एक तरह से लोक सदन की निरंकुशता पर जो अंकुश लगाने का कार्य है वो लॉर्ड सभा का है और लॉर्ड सभा की यही उपयोगिता मानी जाती है। दूसरी जो इसकी उपयोगिता है वो है पुनर्विचार सदन के रूप में। पुनर्विचारक सदन के रूप में, यानी कि ये जो लॉर्ड सभा है ये पुनर्विचारक सदन की भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि अगर लोक सदन के अंदर कोई जो कानून है वो अगर पास होता है तो पुनर्विचार के लिए वो लॉर्ड सभा में पहुंचाया जाता है। साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक लॉर्ड सभा रोक सकती है विचार करने के लिए, और जो वित्त विधेयक है उसे 1 माह के लिए रोक सकती है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न हो जाए, इसके ऊपर जो अंकुश लगाने का काम है वो लॉर्ड सभा के द्वारा किया जाता है। इसीलिए लॉर्ड सभा की उपयोगिता बराबर बनी हुई है। तीसरा है इसमें ऊंचे स्तर का वाद विवाद।
वाद विवाद के जो विषय हैं उन्हें खूब तैयार करके आते हैं और बहुत प्रमाणिक तर्क देते हैं। इस सभा में अनेक ऐसे सदस्य होते हैं जिन्होंने मंत्रियों के रूप में, राजदूतों के रूप में, प्रशासकों के रूप में, व्यापारियों के रूप में बहुत अधिक अनुभव प्राप्त किया है। इसीलिए लॉर्ड सभा सार्वजनिक वाद विवाद का सबसे वरिष्ठतम जो सदन है वो माना जाता है। इसीलिए लॉर्ड सभा को एक ऊंचे स्तर का वाद विवाद वाली जगह भी बोला जाता है, वह स्थान जहाँ पर उच्च स्तर का वाद विवाद होता है, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी और योग्य व्यक्ति वहां बैठते हैं। अगला है लोक सदन के कार्यभार को कम करना। लोक सदन के कार्यभार को कम करना। जो लॉर्ड सभा यानी कि दूसरे सदन की आवश्यकता इसीलिए भी पड़ती है हमेशा कि जो पहला सदन है, जो मुख्य सदन है, उसके पास बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत कार्यभार होता है। इसलिए उसके कार्यभार को कम करने के लिए ही दूसरे सदन की आवश्यकता पड़ती है। तो लोक सदन के कार्यभार को यानी उसके कार्य में मदद के लिए, सहायता के लिए ही लॉर्ड सभा का निर्माण किया गया है। वर्तमान में राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ सदन का भी कार्य बढ़ता जा रहा है। अकेले लोक सदन के लिए संपूर्ण कार्य का बोझ उठाना भी संभव नहीं है। अनेक विभाग प्रतिवर्ष अनेकों ऐसे बिल पेश करते हैं जिनसे न तो विधान में कोई विशेष फेरबदल होता है और न ही सरकार या फिर कोई विरोधी दल उनकी नीतियों को कोई चुनौती मिलती है। ऐसे विधेयकों को सरलता के साथ लॉर्ड सभा में पास किया जा सकता है, जिससे कि कॉमन सभा यानी लोक सदन का महत्वपूर्ण समय बचाया जा सकता है। यानी लोक सदन के अंदर जो कम महत्व के जो साधारण विधेयक है उनको पास करने में जो फिजूल टाइम खर्च होता है, उस टाइम को बचाने के लिए लॉर्ड सभा की स्थापना की गई है कि छोटे मोटे जो विधेयक है वो वहीं पर ही पारित हो जाए। अगला है इसमें 5वां जो उपयोगिता है वो है लॉर्ड सभा के सदस्य निर्भयता पूर्वक विचार प्रकट करते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य निर्भयता पूर्वक विचार व्यक्त करते हैं। लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्भयता पूर्वक अपने विचार जो है व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनका संबंध जो होता है वो किसी दल से नहीं होता, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, क्योंकि लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो जनता से चुनकर नहीं आते, किसी पार्टी से चुनकर नहीं आते हैं। उनका चुनाव राजा के या रानी के द्वारा किया जाता है, या फिर जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं वो वंशानुगत होते हैं, आजीवन पीयर होते हैं, या फिर वे चर्च के अधिकारी होते हैं, चर्च में कार्य करने वाले सदस्य भी होते हैं। इसीलिए लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो निर्भयता पूर्वक अपना कार्य करते हैं, बिना किसी डर के अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। उन पर किसी दल के नेता का अंकुश भी नहीं होता है। कॉमन सभा के जो सदस्य हैं अपने दलीय अनुशासन से बंधे होते हैं, उन्हें अपने नेता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, इसलिए वे अपने विचार निर्भयता पूर्वक प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो ज्यादा निर्भय होते हैं, इसलिए निर्भयता पूर्वक बिना किसी डर के अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद छठा है
विलंबकारी सदन के रूप में विलंबकारी सदन के रूप में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको किसी भी साधारण विधेयक को रोकने का जो टाइम है वो 1 वर्ष का है, यानी विलंब करने का, और किसी भी वित्त विधेयक यानी धन विधेयक को, धन संबंधी कानूनों को जो रोकने का जो टाइम दिया हुआ है संविधान के अकॉर्डिंग वो 1 माह का दिया हुआ है। तो लोकसभा का जो विलंबकारी सदन के रूप में जो कार्य है उसमें उसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता मानी जाती है। सामान्यतः यह भी स्वीकार किया जाता है कि द्वितीय सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह विधेयक पारित करवाने में कुछ देर कर सके, ताकि निम्न सदन जो है वो जल्दबाजी में कोई गलत विधेयक जो है उसे पास न कर दे। इसीलिए द्वितीय सदन का होना आवश्यक माना जाता है। अगर द्वितीय सदन होगा तो वो कानूनों को अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही पास करेगा, इसीलिए द्वितीय सदन होना आवश्यक है, जो कि विलंब करे, कानूनों के निर्माण में देरी करे, जिससे कि सोचने समझने का उचित समय प्राप्त हो सके। इस तरह से लोकसभा की उपयोगिता एक विलंबकारी सदन के रूप में भी होती है। लास्ट है इसमें शांत वातावरण में विचार। शांत वातावरण में विचार। लोकसभा की एक अन्य उपयोगिता यह है कि इसमें वातावरण कॉमन सभा के वातावरण की अपेक्षा शांत रहता है, अतः इसमें प्रस्तावित विधेयकों के गुण दोषों पर अधिक अच्छी तरह विचार विमर्श हो सकता है। कॉमन सभा में उग्र दलबंदी के फलस्वरूप गर्मागर्म वाद विवाद होता है। कॉमन सभा की इस गर्मी को लॉर्ड सभा में ठंडा किया जा सकता है। ठीक ही कहा गया है कि लॉर्ड सभा वह प्लेट है जहां पर कॉमन सभा की जो चाय है वो ठंडी की जाती है, यानी कि कॉमन सभा में जिस गर्मजोशी के साथ विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है, जो उग्र वाद विवाद होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ऐसी स्थिति लॉर्ड सभा में नहीं होती। वहां पर अधेड़ उम्र के, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, योग्य होते हैं, सम्मानीय पदों पर होते हैं, पूंजीपति होते हैं, चर्च के अधिकारी होते हैं, वो भी सम्मानीय होते हैं, इसीलिए वहां पे मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जबकि लोक सदन के अंदर उग्र वाद विवाद होता है, तो ऐसे में अगर विधेयक को लॉर्ड सभा में भेज दिया जाएगा तो वहां पर शांत दिमाग से, ठंडे तरीके से उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो शांत वातावरण में विचार करने के लिए भी लॉर्ड सभा की उपयोगिता बनी हुई है, और विचारक कहते हैं कि लॉर्ड सभा जो है वो बहुत उपयोगी है। नोट कर लीजिए आप इसे, लॉर्ड सभा की उपयोगिता। लॉर्ड सभा की उपयोगिता के संबंध में लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड सभा उपयोगी है। पुनर्विचारक सदन के रूप में लॉर्ड सभा उपयोगी है, यानी पुनः विचार करने के लिए एक सदन की आवश्यकता पड़ती है, वो लॉर्ड सभा है। ऊंचे स्तर का जो वाद विवाद है, जो योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, उसके लिए भी लॉर्ड सभा बहुत उपयोगी है। लोक सदन के कार्यभार को कम करने के लिए भी लॉर्ड सभा बहुत उपयोगी मानी जाती है। लॉर्ड सभा के सदस्य निर्भयतापूर्वक विचार व्यक्त करते हैं। विलंबकारी सदन के रूप में भी लॉर्ड सभा जानी जाती है, और एक शांत वातावरण में अच्छे कानूनों का निर्माण होना चाहिए, इसलिए भी लॉर्ड सभा की उपयोगिता
बनी हुई है। यानी कि लॉर्ड सभा में दोष होते हुए भी आज लॉर्ड सभा ब्रिटेन में उपयोगी बनी हुई है। इसके बाद है निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है इस लॉर्ड सभा का। हमने इसकी उपयोगिता भी देख ली, इसकी आलोचना भी पढ़ ली, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें निष्कर्ष लिखना ना भूलें, क्योंकि निष्कर्ष के भी अपने अलग मार्क्स होते हैं और क्वेश्चन तभी पूरा जाता है जब कंक्लूजन यानी निष्कर्ष उसमें लास्ट में लिखा जाता है। लॉर्ड सभा जो है दोष होते हुए भी एक उपयोगी सदन है। एक उपयोगी सदन की भूमिका लॉर्ड सभा निभाता है। यदि हमारे पास एक ऐसी आदर्श कॉमन सभा हो जो पूर्ण रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हो, सरलता नरम विचारक हो, उत्तेजना नरम विवादों से दूर रहती हो, अपना कार्य धीरे धीरे करती हो, तो ये बात पक्की है कि हमें उच्च सदन की कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो किसी भी सदन में नहीं पाई जाती, इसीलिए लॉर्ड सभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि हमारे पास एक आदर्श कॉमन सभा हो जहां धीरे धीरे सोच विचार करके उत्तेजना से दूर रह के कानूनों का निर्माण किया जाए, तो हमें उच्च सदन की कमी महसूस नहीं होगी। किंतु हमारे पास ऐसा सदन नहीं है, परंतु ये बातें किसी सदन में नहीं होती। इसलिए लॉर्ड सभा को
समाप्त नहीं किया जा सकता। लॉर्ड्स